नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन लेके आता हूँ। तो आज भी एक मैं बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जिसमें आप देख भी पा रहे हैं, जो केंद्रीय वित्त मंत्री जी है हमारी, उन्होंने और कॉर्पोरेट मंत्री ने मिलकर मीटिंग की है। ठीक है दोस्तों, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है वो मैं सब आपको बताऊंगा। क्या इस मीटिंग में 8th पे कमीशन पे भी डिस्कस हुआ है, या ओपीएस वगैरह को भी लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ है, या फिर कब 8th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने वाला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके अलावा जो एक दूसरा नोटिफिकेशन आया था पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन को लेके, ये भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। इसमें भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे वित्त मंत्री जी से, तो उस पर भी डिस्कशन हुए हैं क्या इसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो तब तक बने रहिएगा वीडियो तक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वो सभी आते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री जो है हर्ष मल्होत्रा जी के साथ वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के चिंतन शिविर का अध्यक्षता की है। चिंतन शिविर दोस्तों उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, चिंतन शिविर की अध्यक्षता की, और इसमें उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या इसमें डिस्कशन हुए हैं, क्या इसमें 8th पे कमीशन को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ, या फिर ओपीएस को लेकर क्या डिस्कशन हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चिंतन शिविर का हिस्सा बने। तो दोस्तों, वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं, जो दूसरे मंत्री हैं, जो सहकारी मंत्री वगैरह होते हैं वो सब, और कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं, उन्होंने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया दोस्तों। तो देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे आप ये चिंतन शिविर है। ठीक है, और ये आप देख भी पा रहे हैं 20 और 21 नवंबर का है। तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी के साथ कर्नाटक के विजयनगर में हम्पी में वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय के एक चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। तो ये चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें डिस्कस हुए थे कि क्या कॉर्पोरेट को लेकर क्या चीज़ें चेंज हो सकती है, वो सब भी इस पर डिस्कशन हुए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और कॉर्पोरेट अफेयर ने ये विजयनगर कर्नाटका में दोस्तों ये चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज हुआ था। ये आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सभी सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीबीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क के चेयरमैन और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी मौजूद थे। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी दोस्तों इसमें मौजूद थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्रालय के जो सभी अधिकारी थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इवन कॉर्पोरेट जो मंत्रालय है उसके भी सभी अधिकारी दोस्तों इस मीटिंग में मौजूद थे। तो दोस्तों, इस मीटिंग में एआई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड विकसित भारत के लिए फाइनेंसिंग कार्यक्रम में चर्चा इस विषय पर केंद्रित थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम और प्रक्रिया सुधार का इस्तेमाल करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए संस्थागत क्षमता एवं पॉलिसी बनाने को कैसे मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, एआई की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, देखिए एआई को यूज़ करते हुए कैसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए, इस पर दोस्तों इस पर डिस्कशन मेनली हुआ था। कैसे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिस्टम बनाया जा सकता है और कैसे उसकी प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है दोस्तों। तो इस बात को लेकर भी इस पर डिस्कशन हुआ था। आप देख पा रहे हैं पूरी मीटिंग का ब्यौरा, ये मंत्री जी वगैरह बैठे हैं और जो अन्य सभी मंत्री हैं वो सब भी यहाँ पे बैठे हैं। और चर्चा की प्रक्रिया को आसान बनाने, नियामक पूर्वों नियमितता विभागों के बीच तालमेल में काम करना, कुशल फंड फ्लो एवं भविष्य विस्तार के लिए प्रशासन, लगातार प्रगति के लिए फाइनेंस तरीके से और पारदर्शी दक्षता और जवाबदेही के लिए डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करना भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, इसमें डिजिटल उपकरणों को कैसे शामिल किया जा सके, इस पे भी दोस्तों इस पर डिस्कशन हुआ था। अपने संबोधन में मंत्री जी ने यह बताया कि विजयनगर की ऐतिहासिक महत्व पर बात की और कहा कि यह लगभग 500 वर्ष पहले चरम पर रहे एक भारतीय साम्राज्य का सबसे करीबी उदाहरणों में से एक है, जिसके निशाने पर पूरे उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है दोस्तों। तो पूरे उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा विजयनगर में दिखाई देता है। उन्होंने उसी जिले के अंदर मौजूद विरोधाभास की ओर भी ध्यान लगाया, जहाँ शानदार स्मारक के सूखे की चपेट में आने वाले इलाकों के साथ मौजूद थे, जहाँ खेती की पैदावार कम है और जहाँ इंसान जानवर में संघर्ष होता है, जो आज की डेवलपमेंट से अस्तित्व से जुड़े रहने की जरूरत को दिखाता है दोस्तों। तो इस पर भी इन्होंने आकर्षित किया। मैं आपको दोस्तों इसमें यही बताऊंगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी क्या इस पर सवाल हुए थे। ठीक है, क्या लोकसभा में सवाल पूछे गए थे और क्या उसका उत्तर दिया गया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो यही कि क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करके ओपीएस को कार्यान्वयन किया है कि नहीं किया, यानी ओपीएस को लागू करने का विचार सरकार ने किया है कि नहीं किया, इस पे लेके भी सवाल पूछे गए। तो इस पे दोस्तों क्या उत्तर आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की है। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान वगैरह में या छत्तीसगढ़ में या फिर झारखंड में, पंजाब वगैरह में, जो भी कुछ राज्यों में जो ओपीएस ऑलरेडी लागू कर दी गई है, तो वहाँ पे क्या उन्होंने रकम की राशि लौटाने का कोई ऐसा प्रावधान किया है क्या सरकार ने, तो उस पर भी ये सवाल पूछा गया।
और एक सवाल ये भी पूछा गया कि यूपीएस पेंशन प्रणाली में कोई विसंगतियां हैं और यदि है तो उस पर तत्काल संबंधित ब्यौरा दिया जाए। क्या उसमें विसंगतियां हैं और उस पर ब्यौरा भी मांगा है। और क्या यह सच है कि कर्मचारियों की सेवा के दौरान उनसे काटा गया अंशदान उनकी सेनाभर्ती के समय वापस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों एक ऐसा सवाल पूछेगा कि जो रिटायरमेंट के टाइम पे उनको बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे संबंधित ब्यौरा भी दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है। तो मैं आपको इसका उत्तर भी जल्दी से बता दूंगा बिना देरी किए। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो दूसरे अपडेट हैं वो भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो अब आता हूँ इसके उत्तर पे। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस को बहाल करने का अभी सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है दोस्तों। और जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल की सरकारों ने विधि विनायक नियम पीएफआरडीए जो था, उन्होंने अपने राज्यों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः आरंभ करने का निर्णय के बारे में सूचित कर दिया दोस्तों। तो इन राज्यों में ओपीएस लागू रहेगी, ऐसा कोई भी सरकार का प्रावधान नहीं कि इन राज्यों से ओपीएस को हटाया जाएगा। इन राज्यों में जो ओपीएस है वो दोस्तों ऑलरेडी लागू भी रहेगी। ये जो यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है वो जवाब ऐसा कैसा ही है। पीएफआरडीए विनियम 2015 के तहत पठित पेंशन विधि विनायक के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पे नहीं है जिससे इसको हटाया जा सके दोस्तों। उसके अलावा जो तीसरे, चौथा और पांचवा सवाल पूछा गया था उसका भी दोस्तों ने उत्तर दिया है कि निधि आधारित पेंशन प्रणाली के कारण यूपीएस कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान के लिए नियमित समय पर निवेश और संचय पर निर्भर करता है। जितना आपने निवेश किया उसके हिसाब से आपको नियमित भुगतान दिया जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा। नियमित भुगतान जो है दोस्तों वो मिलता रहेगा, ठीक है। जितना आपने पे किया है उसके अकॉर्डिंग जो भुगतान है वो मिलेगा नियमित समय पर, तो उसमें भुगतान का प्रावधान है दोस्तों। और यूपीएस के अंतर्गत सेनाभर्ती के समय अभिभाता नीचे दिए गए लाभ प्राप्त करने के भी अधिकार है। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सेवा के लिए अधिक वरिष्ठता की पहले 12 महीनों की जो भी 12 महीनों का जो एवरेज होता है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग वो मिलेगा, ठीक है। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को उसके ठीक निधन से पहले कर्मचारी के स्वीकार्य भुगतान की दर से 60% की दर से जो है वो मिलेगा। और 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपये का न्यूनतम भुगतान का भी दोस्तों इसमें प्रावधान है। उसके अलावा जो ओपीएस के जो भी रूल्स लागू होते हैं मोस्टली वो ज़्यादातर सेम ही रखे गए हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो यूपीएस है उसमें भी ओपीएस की सुविधा देने का सरकार का प्रावधान किया गया है। तो काफ़ी अच्छे जवाब दोस्तों उसमें दिए गए। आपके क्या विचार हैं दोस्तों उसको लेके, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके अगर कोई डाउट है, आपके कोई क्वेश्चन है तो अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।